देखिए हम लोग अपने सोल्यूशन के न्यूमेरिकल के लास्ट वाले सेक्शन में है, मतलब आज ये सोल्यूशन आपका खत्म हो जाएगा चैप्टर, और इसके बाद इसके क्वेश्चन का सीरीज रहेगा जो है आपके यूट्यूब पे, तो आप जो है चैनल पे जाके अच्छे से वो पूरा देख लीजिएगा, ठीक है ना। मतलब उसमें एनसीईआरटी का एक कॉर्नर होगा, मैंने पहले ही बताया है, ठीक ना, और लास्ट ईयर प्रॉब्लम और कुछ चैलेंजिंग प्रॉब्लम का एक पूरा सीरीज रहेगा, तो आपको नो डाउट बहुत फायदा करेगा, ठीक है ना। इसके बाद देखो हमें कुछ चीजें और मैंने बोला जैसे 2-4 चीजें कुछ इधर उधर है, उसको मैं थोड़ा जल्दी जल्दी डिस्कस कर देता हूँ। तो उसमें से सबसे पहली चीज ये है, देखो मिक्सबल मिक्सचर ऑफ इमिसिबल लिक्विड। तो मिसिबिलिटी की कंडीशन तुम्हें बहुत अच्छे से पता है, जो मैंने बहुत पहले ही लेक्चर में, दूसरे लेक्चर में शायद आपको बताया था, ठीक है ना। तो जैसे ऑयल और वाटर क्या होते हैं, ये होते हैं इमिसिबल, है ना। ऑयल और वाटर क्या होते हैं, इमिसिबल। तो इमिसिबल का मीनिंग क्या है ये मैं आपको थोड़ा बता दूं तो समझ में आ जाएगा। मतलब जो इमिसिबल, जैसे ऑयल और वाटर अगर आप देखेंगे तो आपने शायद इसको पढ़ा होगा, याद करिए, यहाँ करके लिख देता हूं मैं, ये नॉट, ठीक ना, ये आपका होमोजीनियस मिक्सचर नहीं था, ठीक है ना। वाटर और ऑयल क्या होते हैं, नॉट होमोजीनियस मिक्सचर, नॉट होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक है ना। अब ये होमोजीनियस मिक्सचर नहीं होते हैं, अच्छे से दिमाग में ये आपने कहीं कहीं पढ़ा जरूर होगा। और ये जो होता है ना ऑयल एंड वाटर, ये एक्चुअली में क्या होते हैं, इमल्सन। ये क्या होता है तुम्हारा, इमल्सन, ठीक है ना। 9th की एनसीईआरटी याद करो तो वहां शायद आपने पढ़ा था इमल्सन, ठीक है ना। बाकी 12th में एक चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री, वहां अच्छे से इसको डील किया जाएगा क्या होता है इमल्सन, ठीक है ना। तो मिक्सचर ऑयल जो है, ऑयल और वाटर का, ये आपका इमिसिबल लिक्विड का एग्जांपल है। वाटर कार्बन डाइसल्फाइड, अच्छा तुम ऐसे भी देख सकते हो ना, ये सब नॉन पोलर है और वाटर देखो पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है ना। ऐसे देखो वाटर और क्लोरोफॉर्म भी आपका इमिसिबल लिक्विड है, और H2O और फिनाइलेमीन भी आपकी जो है, फिनाइलेमीन समझ रहे होंगे आप, एनिलीन, फिनाइलेमीन यानी, और सिर्फ मैं क्या लिख सकता हूँ, एनिलीन, ठीक है ना। तो फिनाइलेमीन और ये क्या है तुम्हारा, एनिलीन, है ना। एनिलीन का फार्मूला तो आप जानते हैं, देखो फिनाइल बनाया मैंने और इसी में NH2 लगा दो तो ये क्या हो जाता है, एनिलीन, ठीक ना। बाकी तो सब फार्मूला लिखा ही है, तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए ये तो कहानी थी थ्योरी वाला। अब इस पे न्यूमेरिकल कैसे आता है इसको देखा जाए, ठीक ना। एक न्यूमेरिकल भी हम लोग करेंगे, पहले इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा हम लोग देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट के लिए देखो जरा ध्यान से, हम लोग मान लेते हैं कि अपने पास दो लिक्विड जो इमिसिबल हैं, ठीक है ना, उनको A और B मान लिया जाए। मतलब एक कॉन्सेप्ट इसका बना लिया जाए ताकि न्यूमेरिकल में अपने को अच्छे से काम में समझ में आए कि न्यूमेरिकल हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो हमने देखो क्या किया, ये लिक्विड ले लिया, ठीक ना, A और B, लिक्विड A और B का ये मिक्सचर है, मैं लिख दे रहा हूं मैं। ये क्या है हमारे पास, ये है लिक्विड A, है ना, और प्लस लिक्विड B, ठीक है, लिक्विड B, और दोनों क्या है, इमिसिबल। मतलब हमने जो लिक्विड लिए हैं ये दोनों लिक्विड क्या है, ठीक ना, आर इमिसिबल। ये दोनों लिक्विड जो है क्या है, ये है तुम्हारे इमिसिबल, ठीक है ना। ये तुम्हारे इमिसिबल है, अच्छे से दिमाग में रखे रहना, ये है तुम्हारे इमिसिबल, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, मैं जूम कर लेता हूं, जो लिक्विड A है इसका मोल फ्रैक्शन XA है, जो लिक्विड B है इसका मोल फ्रैक्शन XB है। अपने मन से हमने मान लिया कि इनके सबके XA मोल और XB मोल हैं, ठीक है ना। तो अब देखना ध्यान से, जब ये प्योर फॉर्म में थे तो इनके मतलब ये मोल फ्रैक्शन कितने थे, इनका वेपर प्रेशर भी यूज कर लूं मैं, मान लेता हूं मैं A का प्रेशर है P0A और जो B का प्रेशर है प्योर स्टेट में वो कितना है, P0B के बराबर, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करें, देखो जब ये लिक्विड आप आएंगे तो यहाँ से क्या होगा, देखो वेपर बन जाएगी। अब जब वेपर के फॉर्म में ये गया तो वेपर के कंपोजिशन में हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे जो वेपर में A का मोल फ्रैक्शन है YA है और जो B का मोल फ्रैक्शन है वो YB है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन से हम लोग अगर लिक्विड में, ठीक है ना, आपसे पूछूं जरा P टोटल बताइए यहाँ कितना है लिक्विड में, तो P टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो PA और प्लस क्या हो जाएगा, PB के बराबर। बात क्लियर होगी, P टोटल क्या हो जाएगा, PA प्लस PB के बराबर। तो अब PA की वैल्यू भी तुम्हें पता है, PA की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, देखो P0A और क्या हो गया, देखो XA और प्लस इधर से देखो क्या हो गया, P0B और क्या हो गया तुम्हारा, देखो XB। तो ये P टोटल का देखो फार्मूला आ गया, और किस स्टेट में आ गया, देखो लिक्विड वाले स्टेट में। क्लियर हुआ ना। इसके बाद और देखो ध्यान से, आप जो ये मोल फ्रैक्शन हम लोग मान लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन तुम्हारा, ठीक ना, XA का ऐसे ही कंटेनर में मान लेता हूं मैं, इक्वल टू मान लेता हूं मैं 1, ठीक है ना। और जो मोल फ्रैक्शन B का भी है इसको भी मान लेता हूं मैं 1 थोड़ी देर के लिए। मोल फ्रैक्शन जो A का है उसको भी 1 मान लेता हूं, जो B का मोल फ्रैक्शन है, ठीक ना, इसको भी हम लोग मान लेते हैं कि दोनों 1 1 के बराबर है। तो अब देखो जरा ध्यान से,
अगर ये दोनों 1 1 के बराबर है, अब इमिसिबल लिक्विड है तो ऐसे 1 1 मोल फ्रैक्शन हो गया। तो अब देखो यहाँ पे XA की वैल्यू 1 पुट कर दी जाए और XB की वैल्यू भी 1 पुट कर दी जाए, तो आप देखो जरा ध्यान से, आपको क्या मिल गया, जो P टोटल है वो किसके बराबर आ गया, देखो PA प्लस PB के बराबर, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखो कि जो तुम्हारा P टोटल है, P टोटल वो P नॉट ए बल्कि सॉरी ना XA वैल्यू रख दिया, तो क्या हो गया देखो P नॉट ए और P नॉट बी, ठीक है ना। तो मतलब ऐसा लिक्विड इमिसिबल का जो कंडीशन है, इमिसिबल लिक्विड का कंडीशन देखो क्या होता है, इमिसिबल लिक्विड वो होते हैं जिसका जो P टोटल होता है, जो P टोटल होता है वो उसके प्योर फॉर्म के इंडिविजुअल प्रेशर के सम के बराबर होता है। तो ये है तुम्हारी कंडीशन। तुम्हें अगर कोई क्वेश्चन दे दे और पूछे कि क्या दोनों इमिसिबल लिक्विड है क्या ये, तो ये कंडीशन है जिससे आप चेक कर सकते हैं अगर उनका वेपर प्रेशर दिया रहेगा तब, ठीक है ना। तो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज और देखना ध्यान से, जो P टोटल है, ठीक है ना, यहाँ इसके बाद लिखिएगा, मैं स्टार बना के लिख दे रहा हूँ। जो P टोटल है, ध्यान से देखना, P टोटल की जो वैल्यू है ये देखो हमेशा P नॉट ए से तो बड़ी आएगी, ठीक है ना, और P टोटल की वैल्यू जो है हमेशा P नॉट बी से भी बड़ी आएगी भाई, क्योंकि दोनों का सम है ये। तो P टोटल इज आल्सो ग्रेटर देन P नॉट बी, ठीक है ना। तो ये दिमाग में अपना रखे रहिएगा, ठीक है। और फिर देखो ध्यान से, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा सोल्यूशन का, ठीक है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट अगर मुझे सोल्यूशन का चेक करना है, ध्यान देखना, ये सब क्वेश्चन पूछता है इमिसिबल लिक्विड का अगर सोल्यूशन बनाइए तो क्या होगा। तो जो बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन होगा, देखो जरा ध्यान से, अब वेपर प्रेशर इसका ज्यादा है, तो वेपर प्रेशर ज्यादा है तो यानी बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, तो ये किससे कम हो जाएगा, देखो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए से कम होगा, ठीक ना। एंड बॉइलिंग पॉइंट जो सोल्यूशन का होगा फिर से वो बी के जो बॉइलिंग पॉइंट होंगे उससे भी क्या हो जाएगा, देखो कमी हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बी के बराबर। तो तुमसे जब पूछता है कि क्वेश्चन में बताइए, ठीक है ना, ये दो लिक्विड आपको दे देगा, उनके वेपर प्रेशर दे देगा और फिर बोलेगा कि बताइए जरा, ठीक है ना, कि आपका जो लिक्विड दिए आपने वो इमिसिबल है कि वो जो है आपके इमिसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो इतनी चीजें हो गई, कुछ चीजें और इससे न्यूमेरिकल के बना लिया जाए इमिसिबल लिक्विड के लिए, ठीक है ना। तो अगला एक ये देखो और स्टार बना के इसको नोट कर दिया जाए कि अगर मान लो, ये तो बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन हो गया, समझ में आ रहा होगा आपको। अगला देख लो ध्यान से, अगर मान लो हम लोग इनके पार्शियल प्रेशर का रेशियो आपसे पूछे, कोई ध्यान से देखना, तो अगर हम लोग पार्शियल प्रेशर का रेशियो पूछें, पार्शियल प्रेशर रेशियो, इमिसिबल लिक्विड के पार्शियल प्रेशर का रेशियो कितना होगा, तो रेशियो तो भाई वही होगा PA और डिवाइडेड बाय देखो PB, वैल्यू क्या होगी देखो P नॉट A और डिवाइडेड बाय क्या हो गया देखो P नॉट B। कोई समस्या नहीं है भाई, है ही मोल फ्रैक्शन, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब तुम्हें अच्छे से पता है कि जो प्रेशर होगा ये पार्शियल प्रेशर वो मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो मोल ऑफ A और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा देखो मोल ऑफ B के बराबर। अब मोल ऑफ A कैसे निकलेगा, तुम्हें अच्छे से पता है, गिवन वेट ऑफ A डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ A। ऐसे ही B का कैसे निकलेगा, गिवन वेट ऑफ B डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ B। तो यहाँ क्या करेंगे, ठीक ना, सारा न्यूमेरिकल की वैल्यू जो भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। फिर से समझ लीजिए, इमिसिबल लिक्विड की कंडीशंस क्या होती है कि इमिसिबल लिक्विड वो होते हैं, ठीक है ना, देखो क्या होगा, मोल जो इनके मोल फ्रैक्शन में कोई चेंज तो आएगा नहीं, तो हुआ क्या, P टोटल की वैल्यू P नॉट ए और P नॉट बी के सम के बराबर हो जाए, ठीक है ना। और जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर P नॉट ए से भी बड़ा हो और टोटल प्रेशर P नॉट बी से भी बड़ा हो, तब तुम समझ जाना कि वो जो लिक्विड का मिक्सचर दे रखा है वो मिक्सचर क्या हो जाएगा तुम्हारा इमिसिबल लिक्विड। एक चीज और देखो ध्यान से, मैंने कुछ क्लास से पहले आपको एक ट्रिक बताई थी कि जो टोटल प्रेशर होता है वो दोनों P नॉट के बीच में लाई करता है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये हमेशा देखो P टोटल की वैल्यू बड़ी आ रही है, तो मतलब ये सॉल्यूशन तुम्हारा नॉन आइडियल ही है, अच्छे से याद रखे रहना ये बात, ठीक है ना। तो ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला न्यूमेरिकल हम लोग करते हैं। तो देखो हम लोग एक न्यूमेरिकल करते हैं इमिसिबल लिक्विड पे, ध्यान से इस न्यूमेरिकल को देखिए, ठीक है ना। क्या दे रखा है, 10 ग्राम ऑफ कैपिटल, पहले खुद से ट्राई कर लीजिए, 10 ग्राम ऑफ कैपिटल है, 20 ग्राम ऑफ वाटर आर मिक्स्ड और आपको कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ A आपको बताना है, ठीक है ना। तो अब देखना ध्यान से, P टोटल भी दे रखा है, टोटल मिक्सचर भी दे रखा है 72, तो टोटल कितना हो गया, ठीक है ना। और आपसे जो है पूछ रखा है कि भाई जरा बताइए इमिसिबल लिक्विड है तो मोलर मास A का कितना होगा
ये अपने को बता देना है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि अपना काम इधर से बन जाए। कैसे पता चलेगा, देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले देखिए, हमें बहुत अच्छे से पता है मोलर मास के लिए। अभी थोड़ी देर पहले एक फार्मूला लिखा था, याद करो क्या लिखा था, याद के लिए क्या था, PA डिवाइडेड बाई PB, है ना, इक्वल टू क्या था तुम्हारा P नॉट A डिवाइडेड बाई क्या था P नॉट B, इक्वल टू क्या था मोल ऑफ A डिवाइडेड बाई मोल ऑफ B। इसमें कोई समस्या नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन में आपको P टोटल दे रखा है। P टोटल कितना दे रखा है आपको, P टोटल के पहले फार्मूला लिख लो, PA प्लस किसके बराबर, PB के बराबर। P टोटल कितना दे रखा है 72 टॉर। PB, अब B को मान लो वाटर, ठीक ना, B को हम लोग क्या मान लेते हैं, वाटर। अच्छे से याद रखे रहना, B को हम लोग क्या मान लेते हैं, वाटर, इससे ताकि आपको गड़बड़ ना होने पाए भाई। तो B को हम लोग मान लेते हैं, ये क्या है तुम्हारा वाटर है ना, प्रेशर, इसको H2O मान लेते हैं। और ये कितना दे रखा है 24 टॉर के बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग PA निकालेंगे तो PA यहाँ से कितना हो गया 72 और माइनस कितना हो गया 24, इसको जो है सब्ट्रैक्ट कर तो 12, ये हो जाएगा कितना 8 और ये हो जाएगा कितना तुम्हारा 6 और 2 बजेगा कितना हो जाएगा 48 टॉर। कोई समस्या यहाँ तक तो नहीं हो रही होगी, अब तो कुछ करना ही नहीं है। अब देखो हमें सब पता है ना। तो PA की वैल्यू किसके बराबर है 48 के बराबर, PB तुमने वाटर मान लिया किसके बराबर है 24 के बराबर, मोल ऑफ ए तो गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए, यही आपको कैलकुलेट करना है। मोल ऑफ वाटर यानी गिवन वेट डिवाइडेड बाय वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए तो क्या मॉलिक्यूलर वेट ए निकल नहीं जाएगा क्या, तो मॉलिक्यूलर वेट ए का जब आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4.5 ग्राम पर मोल, ठीक है ना, 4.5 ये क्या हो जाएगा ग्राम पर मोल, ठीक है ना। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अलग से पढ़ने की जरूरत इस क्वेश्चन को इसलिए थी या इसके कॉन्सेप्ट को इसलिए था क्योंकि ये देखो मोल फ्रैक्शन रिडक्शन पे नहीं डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना, ये डायरेक्टली मोल के रेशियो के बराबर हो जाता है, ठीक है। चलिए ये तो हो गया जो है इनमिसिबिलिटी ऑफ लिक्विड के लिए उसका कॉन्सेप्ट और उसका एक न्यूमेरिकल, ठीक है ना। फिर देखो मैंने शुरुआत में आपको हेनरी लॉ पढ़ाया था, बोले थे कि बोर्ड में कैसे लिखना है, इसको बाद में मैं आपको जल्दी से बता दूंगा। तो बोर्ड की डेफिनेशन ये लिखेंगे जो सॉल्युबिलिटी है गैसेस की लिक्विड में, देखना चाहते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस एट इक्विलिब्रियम, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस एट इक्विलिब्रियम, ये वर्ड याद रखे रहना। सॉल्युबिलिटी जो होती है गैस की लिक्विड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस एट इक्विलिब्रियम। अब देखो ये एट इक्विलिब्रियम का मीनिंग क्या है, ठीक ना, दैट इज करके आप इसको ऐसे समझा दीजिएगा तो एग्जामिनर समझ जाएगा। देखो जब भी आपके पास कोई सॉलिड होता है, ठीक ना, अब जो है सॉलिड नहीं बल्कि जब भी आपको ना ये बताना है हेनरी के लिए, तो जब भी देखो कोई गैस है और गैस को जब हम लोग लिक्विड में मिक्स करते हैं तो तुम्हें पता है गैसेस लिक्विड में डिसॉल्व होती हैं और जो सोल्यूशन बनता है वो सोल्यूशन क्या होता है तुम्हारा लिक्विड सोल्यूशन बनता है ना, याद है आपको। तो अब देखना ध्यान से कि इस प्रोसेस को गैसेस की जो लिक्विड में डिसॉल्व होती हैं इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिसोल्यूशन, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं डिसोल्यूशन, ठीक है ना। तो ये देखना गैसेस को लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो डिसोल्यूशन होगा और डिसोल्यूशन होगा तो क्या होगा एक इक्विलिब्रिया स्टेबल हो जाती है, ठीक ना। तो इस इक्विलिब्रिया पे, ठीक ना, आपने देखो जो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस जो भी है इसको मान लेते हैं हम लोग यानी और करके लिख सकता हूं कि जो आपका प्रेशर इक्विलिब्रियम है, ऐसे लिखूंगा प्रेशर इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखना ध्यान से, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, ठीक है ना, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है ना, कितना मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस एट इक्विलिब्रियम। तो इसको मैं ऐसे सीधा सीधा लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं कि प्रेशर इक्विलिब्रियम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा जो भी अमाउंट है, ठीक ना, गैस का उसका सॉल्युबिलिटी है ना, मतलब गैस की जो भी सॉल्युबिलिटी होगी उसके बराबर। अब देखना जो सॉल्युबिलिटी है गैस का प्रेशर इक्विलिब्रियम, ठीक ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी हमने मान लिया भाई मोल फ्रैक्शन वर्ड यूज कर रहा है तो किसके बराबर हो गया देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के बराबर। अब यहां से जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे आप तो प्रेशर इक्विलिब्रियम, ठीक है ना, इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा तुम्हारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है ना। तो प्रेशर इक्विलिब्रियम क्या होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू हेनरी लॉ कांस्टेंट। यहाँ पे जो KH है, KH क्या है तुम्हारा हेनरी कांस्टेंट, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से कुछ चीजें और इसमें जो है जो आपके स्कूल एग्जाम के लिए और वो कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब इसी प्रेशर इक्विलिब्रियम को हम लोग कैपिटल P से लिखते हैं तो P इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा KH इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक है ना।
दिमाग में ये आपको फार्मूला छप जाना चाहिए, और आई होप ये आपको छप गया होगा। तो देखो इस फार्मूले से इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका प्लॉट करते हैं। तो जब इसका हम लोग प्लॉट करेंगे, ठीक ना, या ग्राफ हम लोग हेनरी लॉ का प्लॉट करते हैं, तो ग्राफ देखो कैसा आता है, ठीक ना। ये देखो ग्राफ हो गया इसका ग्राफ आता है लीनियर। यहाँ पे मान लो प्रेशर है और यहाँ मान लो मोल फ्रैक्शन है गैस का, तो ये ग्राफ कैसा आता है, ऐसे लीनियर ग्राफ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखो जो स्लोप होगा देखो ध्यान से, इस लाइन का जो स्लोप होगा, अब देखो ये किसके बराबर हो जाएगा, के एच के बराबर। यहीं से कंपेयर कर लिए, देखो y इज इक्वल टू क्या होता है, देखो m इंटू एक्स। तो जो स्लोप है वहां पे क्या है तुम्हारा, देखो के एच, और x के रिस्पेक्ट में तो है ही, तो स्लोप ऑफ कर्व कितना हो गया तुम्हारा, के एच के बराबर। बात क्लियर हो गई होगी। फिर अब देखो ध्यान से, ठीक है ना, यहाँ से आपसे कंडीशन पूछता है, हेनरी लॉ का कंडीशन बताओ, ठीक ना। तो हेनरी लॉ के लिए कंडीशन नंबर 1, ठीक ना, दिमाग में इसको रखे रहना। पहली कंडीशन ये है, हेनरी लॉ इज एप्लीकेबल व्हेन, या कंडीशन फॉर एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ, ठीक है ना। कैसे हेडिंग बना लेता हूं मैं, कंडीशन फॉर हेनरी लॉ, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कंडीशन फॉर हेनरी लॉ, कंडीशन फॉर हेनरी लॉ, ठीक है ना। और इसके रीजन भी आपसे पूछता है, कंडीशन फॉर हेनरी लॉ, ठीक है ना। तो हेनरी लॉ की क्या क्या कंडीशन है, ये देखिए। सबसे पहला कंडीशन यहाँ लिखता हूं मैं, कि जो आपका प्रेशर है, ठीक ना, प्रेशर इज लो। प्रेशर क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। प्रेशर जब बहुत ज्यादा नहीं, प्रेशर जो है मतलब प्रेशर लो होना चाहिए, या ऐसे लिख दूं, प्रेशर शुड नॉट बी हाई, ठीक ना। और करके ऐसे आपसे पूछता है कि प्रेशर शुड नॉट बी हाई, प्रेशर शुड, ठीक है ना, नॉट बी हाई, ठीक है ना। मतलब क्या करना है, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं रखना है, प्रेशर को कम रखना है। तो आपसे पूछेगा ऐसा क्यों, प्रेशर कम क्यों रखना चाहिए इसके लिए। तो देखो ये जो ग्राफ है ना, अब देखो ये मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ग्राफ कैसा मिला है, देखो स्ट्रेट लाइन। ग्राफ कैसा मिला है, देखो स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना। तो जब आप प्रेशर बढ़ाते चले जाएंगे, तो ये ग्राफ का जो स्ट्रेट लाइन नेचर है ये खत्म हो जाएगा। तो अगर ग्राफ का स्ट्रेट लाइन खत्म हो गया, तो हेनरी लॉ तुम्हारा वैलिड नहीं हो पाएगा। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो कर्व है तुम्हारा बिकॉज जो तुमने कर्व प्लॉट किया है, कर्व इज नॉट स्ट्रेट लाइन। सिंपल सा एक रीजन है, ये कर्व स्ट्रेट नहीं, बल्कि ये जो आपका प्लॉट है स्ट्रेट लाइन है, बल्कि ये तुम्हारा क्या होगा, एक्सपोनेंशियल की तरफ टेंड होना शुरू कर देगा, ठीक है। बिकॉज जो आपका ये प्लॉट है, बिकॉज एट हाई प्रेशर, ऐसे लिख दे रहा हूँ, बिकॉज एट हाई प्रेशर, because at high pressure, ठीक है ना, because at high pressure curve is not, ठीक है ना, क्या होगा, कर्व इज नॉट स्ट्रेट लाइन। अच्छे से याद रखे रहना, ये हाई प्रेशर पे स्ट्रेट लाइन नहीं रह पाएगा, इसलिए हम लोग प्रेशर को हमेशा कम रखते हैं, या प्रेशर को बहुत ज्यादा नहीं रखते हैं। पहली कंडीशन आ गई समझ में, ठीक ना। अब देखना इसकी दूसरी कंडीशन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कंडीशन नंबर 2 देखो ध्यान से, ठीक है ना। तो अब प्रेशर के लिए कंडीशन हो गई, तो दूसरी कंडीशन ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर के लिए होगा। तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर शुड नॉट वेरी लो, मतलब बहुत कम टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, नहीं तो तब भी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो दूसरी कंडीशन देखो क्या है, यहाँ लिख रहा हूं मैं कि टेम्परेचर शुड नॉट वेरी लो, ठीक है ना, टेम्परेचर शुड नॉट वेरी लो, ठीक है ना। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए। अब तुमसे पूछेगा इसका रीजन बताओ, टेम्परेचर बहुत कम नहीं होना चाहिए क्यों, तो फिर से इसका रीजन वही है, जैसे टेम्परेचर आप, टेम्परेचर शुड नॉट, टेम्परेचर मस्ट नॉट, जो भी आप बोलिए, टेम्परेचर मस्ट नॉट वेरी लो, ठीक है ना, टेम्परेचर मस्ट नॉट वेरी लो, उसको घटा दिया जाए, टेम्परेचर मस्ट नॉट वेरी लो, ये ज्यादा अच्छा वर्ड रहेगा, टेम्परेचर मस्ट नॉट वेरी लो। क्यों, अगर टेम्परेचर तुमने, ठीक है ना, बस में बहुत कम कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये जो प्लॉट है ये फिर से स्ट्रेट लाइन नहीं रह पाएगा, ठीक है। यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, एट वेरी लो टेम्परेचर, बिकॉज क्या होगा, एट वेरी लो टेम्परेचर क्या होगा, जो कर्व है एट वेरी लो टेम्परेचर, कर्व इज, ठीक है ना, कर्व क्या हो जाएगा, कर्व इज नॉट स्ट्रेट लाइन। तो अगर ये स्ट्रेट लाइन फॉलो नहीं करेगा, तो हेनरी लॉ वैलिड नहीं हो पाएगा। बात क्लियर हो गई। और तीसरी कंडीशन आपको, दूसरी दो कंडीशन हो गई, तीसरी कंडीशन क्या है, मैंने पहले बताया था कि गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक ना, मतलब जो भी आपकी गैसेस हैं वो आपस में उसका रिएक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको याद ही होगा, ठीक है ना। तो
थर्ड कंडीशन क्या है देखो, गैसेस शुड नॉट रिएक्ट, है ना, जो भी आपकी जो है, जब भी हम लोग हेनरी लॉ लगाएं तो इस बात का ध्यान रखें कि वो आपका गैसेस पानी में डिसॉल्व करोगे तो आपस में रिएक्शन उसका नहीं होना चाहिए। जैसे लिख दे रहा हूं मैं, गैसेस शुड नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर, ठीक है ना, शुड नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर, अच्छे से याद रखे रहना, रिएक्ट विथ ईच अदर एंड वाटर। मान लो कई सारी गैस मिला दो, ईच अदर, ठीक है ना, एंड वाटर, ये भी आप याद रखे रहना। तो जैसे आप देखिए ध्यान से, ठीक है ना, एग्जाम्पल के लिए अगर देखो ध्यान से, तो O2 प्लस H2O के लिए, ठीक है ना, बात में हेनरी लॉ तो वैलिड था, हेनरी लॉ इसके लिए क्या है, वैलिड है, हेनरी लॉ इसके लिए क्या है देखो, वैलिड है, ठीक है ना, बट याद करो इनवैलिड फॉर, याद करिए किसके लिए इनवैलिड था, इनवैलिड फॉर NH3 और प्लस वाटर। याद आया ना, क्यों, क्योंकि क्या होगा, आपस में इनका रिएक्शन होगा और प्रोडक्ट बन जाएगा NH4OH, ठीक है ना, इसलिए इसके लिए क्या है, इनवैलिड, और ऑक्सीजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए ये क्या होता है तुम्हारा, वैलिड होता है। तो बाकी चीजें हम लोग बहुत पहले भी कर चुके हैं हेनरी लॉ के, आपको न्यूमेरिकल भी मैंने कराया था, ठीक है ना, एक न्यूमेरिकल को और मैं डिस्कस कर देता हूँ। देखो ये वाला न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं, कैलकुलेट मोल ऑफ N2 गैस डिसॉल्व इन 10 मोल ऑफ वाटर इफ एयर प्रेशर इतना और इट कंटेन 80% नाइट्रोजन, ये तुम्हें दे रखा है, ठीक है ना। तो अब pH भी दे रखा है, तो तुम्हें अच्छे से पता है कि अगर हेनरी लॉ यहाँ से लगाया जाए तो प्रेशर जो भी होगा इस गैसियस मिक्सचर का, ठीक है ना, यानी प्रेशर जो भी होगा नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन की बात चल रही है, तो मोल फ्रैक्शन और क्या हो जाएगा इनटू हेनरी लॉ, तो हेनरी लॉ कांस्टेंट और इनटू क्या हो गया देखो, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये हो गया प्रेशर इनटू। अब ये जो प्रेशर है, यही प्रेशर, भाई गैस मतलब तुम्हारे पास जो गैस है वो कौन सी, देखो नाइट्रोजन ही है, तो कहीं से अगर हमें, ठीक है ना, अब हमें जो है N2 अगर प्रेशर पता चल जाए नाइट्रोजन का, तो हम लोग मोल फ्रैक्शन गैस का पूछ रखा है, कैलकुलेट द मोल ऑफ गैस डिसॉल्व, तो कितना मोल गैस डिसॉल्व होगा नाइट्रोजन का, ये हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, तो KH मोल फ्रैक्शन अगर N2 का लिखोगे तो क्या हो जाएगा, मोल N2 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, मोल N2 और प्लस मोल क्या हो जाएगा देखो H2O। इसका डेटा दे रखा है 10 और आपसे ये वाला कितना डेटा होगा ये तुमसे पूछ रखा है। तो अब हमें कहीं से भी अगर टोटल प्रेशर पता चल जाए तो हम लोग क्या करें, उस टोटल प्रेशर की वैल्यू नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन का प्रेशर है, ठीक ना, नाइट्रोजन का प्रेशर अगर मुझे पता चल जाए कि कितना है इस पूरे कंटेनर में, तो वैल्यू रख देंगे, काम बन जाएगा। अब तुम बहुत अच्छे जानते हो डाल्टन पार्शियल प्रेशर लॉ से, ठीक ना, आपको अच्छे से पता है कि डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग ध्यान देखना, डाल्टन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू क्या होता है देखो P टोटल। अब क्वेश्चन पढ़ो तुम्हें समझ में आ जाएगा। देखो वो जो कंटेनर था उसमें 80% नाइट्रोजन है, जो कंटेनर था उसमें कितना है 80% नाइट्रोजन है और टोटल प्रेशर देखो कितना है 5 atm, तो ये तो तुम्हें दे ही रखा है। तो अगर मुझे पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का बताना है, दैट इज करके यहाँ से अगर मैं पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन लिखना चाहूँ तो ये देखो मोल फ्रैक्शन किसका देखो नाइट्रोजन का और इनटू क्या हो जाएगा P टोटल, है ना, तो P टोटल भी आपको दे रखा है, सब कुछ दे रखा है। तो P टोटल की वैल्यू कितनी दे रखी है, P टोटल तुम्हें दे रखा है देखो 5 atm, है ना, मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन दे रखा है 80%, अब 80% मतलब कितना होता है 0.8, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो प्रेशर नाइट्रोजन कितना आ गया बोलो, ठीक ना, ये देखो कितना आ गया 4 atm के बराबर। अब तो समस्या का समाधान हो चुका है आपकी। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को ले जाके यहाँ पे रख दीजिए, KH की वैल्यू गिवन है और मोल N2 के लिए सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक ना, ये दिमाग में छाप लेना, खूब पूछता है एग्जाम में, स्कूल के एग्जाम में और बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है ना। तो यहाँ से N2 निकालेंगे, यहाँ ले जाके रख देंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखो मैंने यहाँ पे लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट NCERT डेटा बेस्ड प्रॉब्लम। तो ये मेंस और नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है आपकी बुक में। तो आपकी अगर नजर गई हो तो बहुत अच्छी बात है, नजर नहीं गई है तो प्लीज एक बार आप इसको देख लीजिए अच्छे से और एक बार NCERT जरूर पढ़िए। इस लेवल की NCERT आपसे पूछता है मेंस में, वो ठीक है ना। तो आप बोलते हो NCERT से आता है, तो NCERT से कैसे आता है उसको तो वो तो पकड़ो ना कैसे आता है। जैसे देखो पहले तुम्हें एक अच्छा सा डेटा मिलेगा कि जो कमर्शियल ब्लीचिंग पाउडर सोल्यूशन है, ठीक है ना, उसमें हमेशा याद रखो कि 3.62 मास परसेंटेज यानी वेट बाय वेट परसेंटेज सोडियम हाइपोक्लोराइड होता है पानी में,
मतलब हमेशा याद रखो कि सोडियम, अगर आप कमर्शियल ब्लीचिंग पाउडर ले लो तो कमर्शियल ब्लीचिंग पाउडर जो सोल्यूशन है उसमें क्या होता है 3.62% मास होता है सोडियम हाइपोक्लोराइड का। अब तुमसे देखो सबसे बोलेगा कि कमर्शियल ब्लीचिंग पाउडर है, ठीक है ना, उसमें जो है बताइए सोडियम हाइपोक्लोराइड का परसेंटेज कितना है बताइए। तो ये आप जब तक ये लाइन याद नहीं रहेगी तब तक आप बता ही नहीं सकते हैं। तो कैसे याद रखेंगे, सोडियम हाइपोक्लोराइड का परसेंटेज वाटर में कितना होता है 3.62 मास परसेंटेज, 3.62 मास परसेंटेज सोडियम हाइपोक्लोराइड इन वाटर। याद हो गया होगा, बस इसे ही ये से लर्न कर लेना है। दूसरा जो डेटा है वो है तुम्हारा पीपीएम में, ठीक है। तो कंसंट्रेशन टर्म बहुत अच्छे से आपको, ठीक है, एक सीरीज पूरी मिल जाएगी 11th वाले चैप्टर में, ठीक है ना। और यहाँ भी मैं बाद में अपलोड कर दूंगा इस चैप्टर में। इसमें एक वर्ड मिलता है तुम्हें ट्रेस, ठीक है ना। मतलब क्या होता है, आपसे पीपीएम हम तब लगाते हैं जब सोल्यूट जो प्रेजेंट है ना वो बहुत, मतलब ट्रेस मतलब क्या होता है, नेग्लिजिबल अमाउंट है, स्मॉल अमाउंट। जब भी सोल्यूट बहुत ही स्मॉल अमाउंट में रहता है तभी हम लोग पीपीएम कंसंट्रेशन लगाते हैं। ये बात तो जानते ही होंगे आप, ठीक है। लेकिन ये जो बात मैंने लिखी है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी पे इंपॉर्टेंट लिख दिया जाए तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 1 लीटर सी वाटर, तुमसे बोले 2 लीटर सी वाटर का मास बताओ। अब 2 लीटर सी वाटर का मास तुम बता पाओगे क्या? नहीं बता पाओगे जब तक तुम्हें ये नहीं पता कि 1 लीटर सी वाटर का मास कितना होता है। तो पहला डेटा ये याद रखिए, एनसीईआरटी में है ये लाइन, आप पढ़िएगा पीपीएम वाले में, ठीक है ना। 1 लीटर सी वाटर का मास कितना हो गया 1030 ग्राम। तो 2 लीटर का कितना हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर ये नहीं पता है तो फिर नहीं बता सकते आप। इसके बाद देखो 1 लीटर सी वाटर में ऑक्सीजन कितनी होती है, तो 5.8 ppm। अच्छे से याद रखते रहिएगा, 1 लीटर सी वाटर में कितना आपका ऑक्सीजन होता है, तो 5.8 ppm, ठीक ना। कितना होता है 1 लीटर में, 5.8 ppm ऑक्सीजन होती है 1 लीटर सी वाटर में। ये दोनों डेटा अपने आप में बहुत अच्छी लाइन है एनसीईआरटी की, तो ये दिमाग में छप जाना चाहिए। 1 लीटर सी वाटर का मास कितना होता है 10, याद रखो 1030 ग्राम। नंबर मोबाइल नंबर जैसा याद कर लो, सी वाटर का मोबाइल नंबर कितना है 1030 सी वाटर का मोबाइल नंबर कितना 1030, यानी इतना वेट हो गया। कितना ऑक्सीजन खाता है, तो 5.8, 1030 और 5.8 ग्राम जो है आपका पीपीएम ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। ये डेटा बेस है, अगर आपको ये डेटा याद है तो आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर आपसे नहीं आएगा। इसके बाद देखिए मैं आपको ढेर सारे एनसीईआरटी के बुक के एग्जाम्पल, एग्जाम्पलर और इंटेक्स्ट पे मिला के होमवर्क दे रहा हूं। कुछ प्रॉब्लम मैं सॉल्व भी कर दूंगा और आपको ये पूरा अच्छे से कर लेना है, ठीक है। ये देखो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख दिए हैं, है ना। अच्छे से ये देखना बुक आपको कैसे सॉल्व करनी है। ऑल एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल में मेरे साइड से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, ठीक है ना। और जिसमें मैंने ये बॉक्सेस बना रखे हैं, ठीक है ना, याद रखते रहना है। ये जैसे क्वेश्चन ये वाला है 2.5 है एग्जाम्पल का, 2.21 है एग्जाम्पल का, 2.13 है एग्जाम्पल का। एक्सरसाइज में 2.21 करना तो सब है आपको, ठीक है ना। बाकी ये मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट लिखे हैं। और ये 2.36 हो गया और 2. ये आपका 40 हो गया। कितनी प्रॉब्लम होंगे ये, टोटल 6 है ना। टोटल ये 6 प्रॉब्लम में आप देखेंगे इधर उधर करते, है ना। इसमें से 2 प्रॉब्लम एग्जाम में आती ही आती है स्कूल के लिए, ठीक है ना। तो ये एनसीईआरटी मतलब बोर्ड का बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप जरूर बनाइएगा। इसमें तो मैं ये वाले इधर के सॉल्व कर दूंगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इधर से भी एक सॉल्व कर दूंगा मैं, ये वाला बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। तो इसको थोड़ी देर बात करता हूँ मैं। और फिर क्या करना, देखो मैंने ऑल इन टेक्स्ट, मतलब ऑल इन टेक्स्ट में सब कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं इधर कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ। तो इसमें मतलब जितना भी टेक्स्ट है सब इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। और जितना भी एग्जाम्पलर है ना, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जितने भी अपने एग्जाम्पलर हैं, एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चन, ये सब भी क्या है तुम्हारे इंपॉर्टेंट है। तो एक भी ना तो एग्जाम्पलर छोड़ना है और ना ही आपको एक भी इंडेक्स छोड़ना है। ये इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए लिख दिया है कि पहली बार तो पूरा बुक आप सॉल्व कर लीजिए, लेकिन जब दोबारा इस चैप्टर को पढ़िएगा तो इतने प्रॉब्लम बना लीजिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। तो आई होप ये आप करेंगे, ठीक है ना। और अपना जो है एक कॉपी नोट्स में जो भी है उस नोट्स में ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप ऐसे नंबर डाल के एनसीईआरटी एग्जाम्पल ये नंबर करके पूरे क्वेश्चन को आप अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, तब आपको लगेगा हाँ यार ये चैप्टर अपना तैयार हो गया, ठीक है ना। और जो है
इसके बाद मैं एक दो क्वेश्चन जरा करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे एग्जांपल नंबर 2.12, देखो मैं भी बुक लेके आया हूँ, ठीक है ना। तो इस बुक से ही हम लोग मतलब पूरी केमिस्ट्री आप जान ही रहे हैं, चारों किताब केमिस्ट्री की आ जाए तो एटलीस्ट आपको बहुत अच्छे से पता है ना, कि मेंस में नंबर लाना बहुत आसान है। बस आपको एनसीईआरटी अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है ना। और बाकी एडवांस लेवल के लिए हम लोग पढ़ाई कर ही रहे हैं, बस दिमाग को अच्छे से इम्प्रूव करते रहिए, कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर देता हूँ। जैसे ये देखिए, सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन है मैं जो बोल रहा था 2.12 करके दिखा देता हूँ तुम्हें मैं, ठीक है ना। तो ये देखो 2.12 बल्कि है 2.12, ठीक है ना। इस प्रॉब्लम को जरा सॉल्व किया जाए। तो इस प्रॉब्लम में देखो क्या दे रखा है, तुम्हें दे रखा है, ठीक है ना, कि आपके पास ये एग्जाम्पल का है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये एग्जाम्पल का 2.12 है, लेकिन देखना ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तुमसे बोल रखा है कि तुम्हारे पास 2 ग्राम बेंजोइक एसिड है, 2 ग्राम बेंजोइक एसिड ये तुम्हें दे रखा है। 2 ग्राम बेंजोइक एसिड भी है ना, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी दे रखा है, और मॉलिक्यूलर फार्मूला दे रखा है C6H5COOH, ठीक है ना। ये डिसॉल्विंग, ये इसको जो है डिसॉल्व किया जाता है, ध्यान से देखते रहिएगा। डिसॉल्व इन, जो डेटा दे रखा है ऐसे क्वेश्चन को बनाया करिए। ये दे रखा है देखो 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, ये क्या होता है 25 ग्राम ऑफ बेंजीन में डिसॉल्व होता है, ठीक है ना। सो दैट डिफ्यूजन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू 1.62। तो होता क्या है, ये डिफ्यूजन फ्रीजिंग पॉइंट दिखाता है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है इसका डिक्रीज कर जाता है, और डिफ्यूजन फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो रहा है ये भी तुम्हें दे रखा है 1.62 केल्विन दे रखा है, ठीक है ना। इतना दे रखा है। मोलर डिफ्यूजन कांस्टेंट, ठीक है ना, मतलब तुम्हें केएफ की वैल्यू भी दे रखी है, और केएफ की जो वैल्यू है वो दे रखा है 4.9 केल्विन, है ना, किलोग्राम, और मोल की पावर -1, ठीक है ना। इतना आपको दे रखा है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन, ठीक है ना। और तुमसे क्या पूछ रखा है, परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन, ये तुमसे पूछ रखा है परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन इफ इट फॉर्म डाइमर, ठीक है। इफ क्या होता है, इफ इट फॉर्म डाइमर। ये तो क्वेश्चन का लैंग्वेज था, जो मैंने आपको क्वेश्चन को पढ़ के लैंग्वेज को समझा दिया कि कैसे इस क्वेश्चन को हमें करना है। तो सबसे पहले क्या किया जाए, ये चीज हम सबसे पहले हिट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप ध्यान से, आप पहले क्वेश्चन को पढ़ के इसकी मीनिंग समझिए। ये फॉर्म डाइमर, तो देखो जो बेंजोइक एसिड है ये किसका काम करेगा, देखो सोल्यूट का काम करेगा। डिसॉल्व इन, यानी जो बेंजीन है ये किसका काम करेगी, बोलो, ये काम करेगा सॉल्वेंट का काम करेगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 ग्राम बेंजीन यानी इतना सोल्यूट डिसॉल्व होके इसमें क्या हो रहा है, देखो परसेंटेज एसोसिएशन बता रहा है, जबकि ये डाइमर बना रहा है। तो डाइमर के लिए रिएक्शन आनी चाहिए, आपको कई बार बताया मैंने, C6H5COOH। जब इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो डाइमर बनाएगा, तो कैसा हो जाएगा C6H5COOH, और ये क्या हो जाएगा, देखो होल ट्वाइस, ठीक है ना। अब हमें क्या परसेंटेज एसोसिएशन बताना है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि काम पड़ेगा 1/2 फैक्टर का, और काम पड़ेगा अल्फा का, ठीक है ना। काम पड़ेगा किसका, 1/2 फैक्टर का, और काम पड़ेगा किसका, 1 जो है अल्फा का। तो 1/2 फैक्टर कैसे पता चले, अल्फा कैसे पता चले, इन्हीं चीजों को अगर हम लोग हिट कर लें तो सारा काम अपना बन जाएगा। तो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, जरा ध्यान से देखिएगा। तो लैंग्वेज पकड़ के एक चीज समझ में आ गई ना आपको। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन में देखो, आपको डेल्टा टीएफ दे रखा है, पहला काम यही करते हैं, ठीक ना। आपको क्या दे रखा है, देखो डेल्टा टीएफ तुम्हें दे रखा है, तो पहले हम लोग इसी को जरा यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसको जरा यूज कर लो। तो डेल्टा टीएफ आपको बहुत अच्छे से पता है, सिंस देखो ये 3 पार्ट में प्रॉब्लम है, ध्यान में रख के रहना। डेल्टा टीएफ इक्वल टू क्या होता है, केएफ इंटू एम, और इंटू क्या हो गया 1/2 फैक्टर। अब बेंजोइक एसिड है, अब यहाँ से अगर 1/2 फैक्टर को हम लोग सबको डेटा रख दिया जाए, तो डेल्टा टीएफ कितना दे रखा है 1.62। केएफ की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो केएफ की वैल्यू तुम्हें दे रखा है, वो दे रखा है कितना 4.9। देखो केएफ कितना दे रखा है 4.9। अब देखो मोलैलिटी, मोलैलिटी तो मुझे दे नहीं रखी है, तो मोलैलिटी हम लोग निकाल सकते हैं। मोलैलिटी क्या होगी, देखो मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, देखो मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट का जो मास है
आप देखो जरा ध्यान से, ये किसमें दे रखा है, ग्राम में, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। फिर अब अगला देखो ध्यान से, इसको और थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए भाई। तो हमारे पास आपको बच्चे से देखो ध्यान से, 1 हाफ फैक्टर की बात करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड है 1 हो गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये इंटू क्या कर दिया जाए, 1 ऐसे लिख दे रहा हूँ फिलहाल, इनिशियल जो दे रखा उसके लिए। तो यहाँ से और थोड़ा सॉल्व किया जाए, तो ये देखो क्या हो गया, 4.9 है ना, और मोल ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया, 2 ग्राम डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। जो मॉलिक्यूलर मास है बेंजोइक एसिड का उसको मान लेते हैं, चलो भाई M2 या M1 जो भी आप मान लीजिए उसके बराबर है। बुक पढ़ेंगे तो बुक में शायद M2 मान के सॉल्व कर रखा है, तो आप एक बार बुक को भी देख लीजिएगा, बुक में M2 मान के सॉल्व करना है, टेंशन मत लीजिए, जो भी आप मानेंगे आ जाएगा। तो इसका मास हो गया, मोलर मास इतना, ठीक है ना, इनटू कितना हो गया देखो 1000, और पूरे का डिवीजन मास ऑफ सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का मास कितना है देखो 25 ग्राम के बराबर। अब यहाँ से थोड़ा और इक्वेट कर लिया जाए, तो ये कितना हो गया देखो 4.9 इंटू 2 इंटू 1000, और पूरे का डिवीजन देखो क्या हो गया, m इंटू यानी जो भी मॉलिक्यूलर मास है बेंजोइक एसिड का वो हमें यहाँ से निकाल सकते हैं, और ये कितना हो गया तुम्हारा 25 और ये कितना हो गया 1.62। तो यहाँ से हम लोग m सॉल्व कर लेते हैं, तो m यहाँ से सॉल्व करोगे तो कितना हो गया देखो 4.9 इंटू 2 इंटू 1000, ठीक है ना, और पूरे का डिवीजन कितना हो गया देखो 1.62 इंटू कितना हो गया 25। इसको सॉल्व कर लेना, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये डेटा आ जाएगा तुम्हारा 241.98, ठीक है ना। तो ये है तुम्हारा इतना ग्राम पर मोल, यानी ये आपका बेंजोइक एसिड का, आप देखो जरा ध्यान से, बेंजोइक एसिड का ये थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास है। कौन सा मॉलिक्यूलर मास है तुम्हारा, थ्योरेटिकल जो है, या जो तुम्हारे से बोल दो जो एक्सपेरिमेंट हमने किया है, ऐसे समझ लीजिए, जो एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास है ये है, उल्टा मैंने बोल दिया था, ये कौन सा मॉलिक्यूलर मास है, एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास है। और उसका जो मॉलिक्यूलर मास ओरिजिनल है उसको तो हम कैलकुलेट ही कर सकते हैं, और उसी के रेशियो को अपन क्या बोलते हैं, 1 हाफ फैक्टर, इसी चीज को हमें काम में लाना है। तो ये हो गया देखो ध्यान से, इसका जो आपका मॉलिक्यूलर मास आया सॉल्व करके 241 जो है 0.98, ये क्या हो गया तुम्हारे यहाँ नीचे लिख दिया जाए 241, ये तुम्हारा क्या आ गया, एक्सपेरिमेंटल मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड, है ना। ये क्या है तुम्हारा देखो ध्यान से, ये है तुम्हारा एक्सपेरिमेंटल मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड, मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड इन बेंजीन, है ना, मोलर मास ऑफ बेंजोइक एसिड इन बेंजीन। ये क्वेश्चन में ही दे रखा है, इसलिए इसको लिखना जरूरी है। तो बेंजीन में इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो कितना आ गया, 241.98। इतनी बात क्लियर हो गई। ये हो गया इस क्वेश्चन का पहला पार्ट, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में देखो, इधर ही सॉल्व करता हूँ स्पेस बचा के, ठीक है ना। तो दूसरे पार्ट में देखो क्या कह रहा है कि आपका ये जो बेंजोइक एसिड है ये डाइमर बनाता है। तो डाइमर का रिएक्शन मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था, 2C6H5COOH, ये देखो डाइमर बना लेगा, और ये क्या हो जाएगा देखो C6H5COOH, और यहाँ से क्या हो जाएगा वोल्ट वाइज। बात क्लियर हो गई। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसका निकालते हैं जरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा। तो मान लेता हूँ भाई, ठीक ना, इसका जो इनिशियल मोल है, इनिशियल मोल हम लोग मान लेते हैं 1, इनिशियल रहेगा 0। अब क्या मान लेते हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन इक्वल टू मैं x मान लूं, तो अगर फाइनल मोल लिखूंगा मैं, तो ये कैसे लिखेंगे इसको जरा ध्यान से देखिए। तो फाइनल मोल कितना हो गया देखो, अब 1 से निकल रहा है x, तो ये कितना निकलेगा 1 माइनस 1 से हो गया x, यानी 1 माइनस x। अब यहाँ से देखो पहले स्टोइकियोमेट्री लगाओ, तो 2 से कितना मिल रहा है 1, तो 1 से कितना मिलेगा 1/2, तो जो यहाँ से निकलता है इसी में हमें कैलकुलेट करना रहता है, तो कितना मिल जाएगा x/2। तो अब अगर हम लोग 1 हाफ फैक्टर निकालें, तो 1 हाफ फैक्टर क्या होता है, फाइनल मोल डिवाइडेड बाय क्या होता है, इनिशियल मोल टेकन कितना था। तो फाइनल मोल देखो क्या है 1 माइनस x, और प्लस क्या हो गया देखो x/2, ठीक है ना, और पूरे का डिवीजन इनिशियल मोल कितना हो गया 1। इसको अगर सॉल्व कर लिया जाए तो आप बताइए जरा कितना हो जाएगा देखो 2 माइनस 2x और प्लस x, पूरे का डिवीजन देखो 2 हो गया। इसको और थोड़ा सॉल्व कर दो, तो 2 और ये क्या हो जाएगा माइनस x डिवाइडेड बाय 2, यानी 1 हाफ फैक्टर कितना आ जाएगा 1 माइनस x/2। ये हो गया इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, ठीक है ना। तो 1 हाफ फैक्टर तुम्हें आ गया 1 माइनस x/2, ठीक है। इसके बाद इसके तीसरे पार्ट देखते हैं। तो देखो अब इसके 2 पार्ट हो गए, तीसरे पार्ट में आ जाओ। तो
वान हाफ फैक्टर क्या होता है? नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट वही जो तुमने अभी कैलकुलेट किया था, ठीक है ना, मतलब जब आपने बेंजोइक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व किया था, तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट इसका बेंजोइक एसिड का कितना हो जाएगा? देखो कार्बन हो गए 7 यानी 12 into 7, हाइड्रोजन हो गए 6 और 2 ऑक्सीजन हो गया कितना? 32, ठीक ना। जो है कार्बन हो गए 7, हाइड्रोजन हो गए कितने? 6 और 2 हो गए तुम्हारे क्या? ऑक्सीजन, तो यानी कितना हो गया? 32। जोड़ के आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 122, ठीक है ना। और पूरे का डिवीजन तुमने इसको निकाला था, कितना आया था? 241.49 आया था शायद, कितना आया था? 241, ठीक है ना, 241.98 आया था, ठीक है ना। ये डेटा आपको वहां से देख लीजिएगा, पहले किया था मैंने। तो 122 और डिवाइडेड बाई क्या हो गया? 241.98। ये क्या आ गया तुम्हारा? वान हाफ फैक्टर। ये क्या आ गया तुम्हारा? वान हाफ फैक्टर। देखो हमें ये पढ़ना ना, क्वेश्चन पढ़ के पहले पता चल गया था। वान हाफ फैक्टर पता चल जाए तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना अपने लिए बाएं हाथ का खेल होगा। तो अब देखो जरा ध्यान से, ये इक्वेशन को कंपेयर कर देता हूं मैं। इन इक्वेशन का कोई नाम रख देना। इसको मान लो ये पहले बनाया था आपने, इसको 1 मान लो, और इसको आपने बाद बनाया, इसको 2 मान लो। तो अब हम लोग क्या करते हैं? फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। देखो 122 डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 241.98 इक्वल टू क्या हो गया? देखो 1 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है ना। इसको थोड़ा इक्वेट किया जाए तो माइनस एक्स बाई 2 इज इक्वल टू, देखो कितना हो गया? 122 डिवाइडेड बाई 241.98 माइनस 1, ठीक है। इसको इधर कर दिया। अब देखो इसको थोड़ा और इक्वेट किया जाए, माइनस को प्लस कर दिया जाए, ये देखो क्या हो जाएगा? x बाई 2 और ये 1 माइनस कितना हो जाएगा? 122 डिवाइडेड बाई कितना हो गया? 241.98। इसको सॉल्व कर लिया जाए तो x बाई 2 इक्वल टू देखो कितना हो गया? 241.98 माइनस 122 है ना, और डिवाइडेड बाई कितना हो गया? देखो 241.98। अब यहाँ से x को आप जब सॉल्व करेंगे तो x को आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है ना, ये तुम्हारा आ जाएगा 0.992 कर लेना, मल्टीप्लाई 0. ठीक है ना, 0.992 कितना आ जाएगा? 0.992। ये आपका x की वैल्यू आ जाएगी। अब तुमसे क्या पूछ रखा है? परसेंटेज एसोसिएशन। तो परसेंटेज एसोसिएशन अगर तुमसे पूछ रखा है तो परसेंटेज एसोसिएशन कितना हो जाएगा? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। जब 100 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा? 99.2%। अपने आप में ये एक बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। बस देखो जब भी क्वेश्चन पढ़िए तो क्वेश्चन में कोई ऐसी टेक्निक जरूर सोचिए जिससे अपना आंसर आए। तो हमने देखो लैंग्वेज से पढ़ के ये क्लियर किया था कि पहले मुझे वान हाफ फैक्टर पता चले। वान हाफ फैक्टर पता करने से पहले से ही देखो एक्सपेरिमेंटल डेटा आपको दे रखा था कि जब इसको इसमें डिसॉल्व किया डिफरेंशियल फीलिंग पॉइंट इतना हो गया, तो उसने एक्सपेरिमेंट करके ये चेक कर लिया था। तो हम लोग क्या करते थे भाई, जरा जो अपना एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है ना, उसको हम लोग गिवन डेटा से कैलकुलेट कर लेते हैं। नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट हमें पता ही रहेगा, उसको कैलकुलेट कर लेंगे और नॉर्मल एबनॉर्मल में डिवाइड कर दो, वान हाफ फैक्टर पता चल जाता है। फिर क्वेश्चन में क्या दे रखा है? डिग्री ऑफ एसोसिएशन बताइए, तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हो गई? चलिए ये थे आपके बहुत अच्छा प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम और डिस्कस करता हूं मैं। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर एग्जांपल का 2.13। तो 2.13 में देखो ध्यान से आपको दे रखा है 0.6 मिलीलीटर। जो क्वेश्चन में दे रखा है उसको लिखो। 0.6 मिलीलीटर क्या दे रखा है? देखो एसिटिक एसिड हैविंग डेंसिटी, इसका डेंसिटी दे रखा है और डेंसिटी इसकी कितनी है? देखो 1.06 ग्राम पर मिलीलीटर। चलिए बहुत अच्छी बात है। डिसॉल्व इन 1 लीटर वाटर, ये जो है आपका, इसको डिसॉल्व किया गया, इसको लिख लिया जाए भाई डिसॉल्व इन, ठीक ना, ये देखो दे रखा है 1 लीटर वाटर। ध्यान से सब सुनते रहना। अब द डिफ्यूजन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व, जब ये करता है तो डिफ्यूजन फ्रीजिंग पॉइंट ऑब्जर्व होता है डेल्टा टीएफ। कितना ऑब्जर्व होता है? तो इसने ऑब्जर्व किया है, ठीक है ना, 0.0205 डिग्री सेल्सियस। चलिए नो प्रॉब्लम। कैलकुलेट द वान हाफ फैक्टर, है ना, कैलकुलेट द वान हाफ फैक्टर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। चलिए क्वेश्चन में दे रखा है कि वान हाफ फैक्टर और डिसोसिएशन कांस्टेंट कितना होगा, ये अपने को बताना है, ठीक है। तो अब हम लोग कैसे करेंगे इसकी जरा ध्यान से देखिए। अच्छा देखो एसिटिक एसिड का, ठीक है ना, डिसॉल्व इन वाटर
डिजॉल्व इन वाटर अगर हो रखा है तो डेल्टा टीएफ, यानी अपने कोई डेटा का भी काम पड़ेगा तो शायद आपको याद हो, क्वेश्चन में दिया नहीं है लेकिन दिया रहेगा कहीं ना कहीं। केएफ दे रखा है वाटर का, कितना होता है 1.86, पहले भी आपको पता होगा। केएफ कितना होता है तुम्हारा डेल्टा टीएफ, ये हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। तो केएफ की वैल्यू का हमें काम पड़ेगा, तो केएफ कितना है तुम्हारा 1.86, आपको अच्छे से पता है, यूनिट भी आपको पता है इसकी केल्विन किलोग्राम, और क्या होता है मोल की पावर -1। ये वाटर का लिए वाटर का केएफ तो फिक्स ही होता है, इसलिए ये केएफ दिया रहेगा, टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं हम लोग क्या कैलकुलेट करें ताकि अपना काम बन जाए, ठीक है ना। तो अब देखो जरा ध्यान से, इतना मिलीलीटर डिसॉल्व हो रहा है इतना लीटर वाटर में, तो 1 लीटर वाटर मतलब आप अगर देखें ध्यान से, और एसिटिक एसिड है तो और कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो सबसे पहले हम लोग क्या किया जाए ताकि अपने को 1/2 फैक्टर तक पहुंचने का मामला मिल जाए, तो हम लोग एक काम करते हैं, डेल्टा टीएफ तो दे ही रखा है, ठीक है ना। हम लोग जरा डेल्टा टीएफ से जो है यूज करके कितनी मोलरिटी आएगी ये कैलकुलेट कर लेते हैं, और कितना मोलरिटी ओरिजिनल है ये कैलकुलेट कर लेते हैं, और दोनों का रेशियो निकाल देंगे तो वही तुम्हारा क्या हो जाएगा 1/2 फैक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो जरा ध्यान से, हम थोड़ा इसको सॉल्व किया जाए ताकि अपना काम बन जाए। एक बार क्वेश्चन और पढ़ दिया जाए ताकि आपको ये एग्जांपल देख लीजिएगा अच्छे से, ठीक ना। 0.6 मिलीलीटर एसिटिक एसिड इसमें डिसॉल्व होता है, और आपको जो है बताना है कि भाई कितना हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, देखना ध्यान से। सबसे पहले अगर मैं मोलरिटी निकालने सॉल्यूशन का, तो मोलरिटी क्या हो जाएगा, देखो मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, ठीक ना, ये देखो क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, डिसॉल्व है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट, और वो भी किसमें किलोग्राम में। चलिए पहले हम लोग निकालते हैं मोल ऑफ सॉल्यूट। तो मोल ऑफ सॉल्यूट कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से, मोल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो मोल ऑफ सॉल्यूट का अगर मैं यहाँ फार्मूला लिखूं, देखना ध्यान से, तो मोल सॉल्यूट कैसे निकलेगा, तो मोल सॉल्यूट निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, देखो मास ऑफ सॉल्यूट और डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ध्यान देखते रहना। ये क्या हो गया, देखो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो मोल ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, मास ऑफ सॉल्यूट, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट तुम्हें दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट भी तुम्हें दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। और मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, एसिटिक एसिड का मोलर मास कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ये देखो कार्बन का कितना हो गया 24, हाइड्रोजन का कितना हो गया तुम्हारा 4, और ऑक्सीजन का कितना हो गया, कार्बन देखो 24 हो गया, और प्लस कार्बन 3 है बल्कि, तो कार्बन कितना हो गया तुम्हारा 36 हो गया, और हाइड्रोजन का 4 हो गया, ऑक्सीजन का 32 हो गया, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन का कितना हो गया 32, तो ये जोड़ लीजिए आप, कितना हो गया, कितने हो जाएंगे तुम्हारे, इसका मोलर मास कितना आ जाएगा एसिटिक एसिड का, जोड़ लो, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या, तो ये कार्बन 2 ही है भाई, 24 ही तो है ना, तो 24 और ये कितना हो गया 28 और 30, यानी कितना हो गया 60, सही लिखा था मैंने। तो ये देखो वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम में तुम्हारा 0.6 मिलीलीटर है ना, डेंसिटी कितनी है देखो 1.06 यूनिट लिखने से फायदा ये मिलेगा कि क्या आपको मास ग्राम में ही मिल रहा है ना, तो ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखो मिलीलीटर मिलीलीटर कैंसिल हो गया, तो मल्टीप्लाई होकर क्या बच गया ग्राम, तो इसके जो मोल आ गए है ना, इसका डेटा मैं लिख दे रहा हूँ इससे देख के, तो इसका मोल आ जाएगा 0.0106, ठीक है ना, ये आ गया तुम्हारा इतना मोल, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, हमें क्या बताना है मोलरिटी, तो मोलरिटी यहाँ से जरा सॉल्व की जाए, तो मोलरिटी कितनी आ गई देखो, मोल कितना आ गया 0.0106 डिवाइडेड बाय, ठीक है ना, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो अब देखो 1 लीटर है, तो 1 लीटर आपको अच्छे से पता है, 1 लीटर वाटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं देखो 1000 मिलीलीटर ऑफ H2O लिख सकते हैं, और वाटर की डेंसिटी तुम्हें पता है, डेंसिटी H2O कितना होता है 1 ग्राम पर मिलीलीटर, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ से। तो अब हम लोग यहाँ से जरा मास निकाल लेते हैं, तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा देखो, इसका वॉल्यूम कितना है 1000 मिलीलीटर, और इसकी डेंसिटी कितनी है 1 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है ना। अब देखो मिलीलीटर मिलीलीटर कैंसिल हो गया, तो मास बचेगा ग्राम में, इसलिए 1000 मल्टीप्लाई भी करूंगा, ये कैंसिल हो गया। तो आप देखो जरा ध्यान से, मोलरिटी कितनी आ गई 0.0106, ये क्या हो गया देखो मोल है ना, मोल पर किलोग्राम, यानी ये मोलरिटी आ गई, या इसी को सिंपल सा लिख दिया जाए मोलल, ठीक है ना, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन में फिर से देखो, तो जब ऑब्जर्व किया है, तो जब इसको इसमें डिसॉल्व किया तो डेल्टा टीएफ इतना आया, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं डेल्टा टीएफ, ठीक है ना, कैलकुलेटेड कितना है
ये निकाल लेते हैं हम लोग। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KF इंटू M इंटू क्या हो जाएगा 1/2 फैक्टर। एसिटिक एसिड ऑर्गेनिक है 1 ले लो, KF वाटर का 1.86 और मोलरिटी कितनी है 0.0106, मल्टीप्लाई कर लोगे तो डेल्टा TF मल्टीप्लाई कर लेना इसको, ये आ जाएगा 0.0197 केल्विन, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से 1/2 फैक्टर होता क्या है, तो 1/2 फैक्टर तुम अच्छे जानते हो है ना, फ्रीली ऑब्जर्व कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी ऐसे लिख दिया जाए, ये क्या होता है देखो ऑब्जर्व Cp और डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल Cp, ठीक ना। डिवाइडेड बाय क्या होता है कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल जो भी बोलिए, कैलकुलेटेड है ना, कैलकुलेटेड कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑब्जर्व कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी कितनी निकाली तुमने 0.0205 और थ्योरेटिकल जो आपने कैलकुलेट कर लिया वो कितना आ गया 0.016। अब देखो यानी 1/2 फैक्टर तुम्हें यहाँ से मिल जाएगा और ये आ जाएगा 1.041। कैलकुलेशन सारी चेक कर लेना, वैसे डेटा है तो सही है, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा 1.01041, ये आ गया 1/2 फैक्टर। अब काम पड़ेगा अपने को रिएक्शन का, तो एक पार्ट हो गया, अब 1/2 फैक्टर हम लोग देखते हैं। 1/2 फैक्टर को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखते हैं, एकदम आसान सा है। देखो अब हमारे पास जो डिसोसिएट होने वाला मॉलिक्यूल है वो कौन सा है, एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड को डिकम्पोज करोगे तो क्या हो जाएगा CH3CO- और क्या हो गया H+। अब देखने ध्यान से मान लेते हैं कि इसका इनिशियल मोल N मोल है ना, मोल तो निकाल भी रखा है, देखो इतना है तो मैं इसको N मान लेता हूँ, ठीक है ना। तो से इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, ऐसे यहाँ से इसको हम लोग स्मॉल n मान लेते हैं, ठीक ना। तो N मोल ये था 0,0, ये था तुम्हारे इनिशियल मोल। अब मैं फाइनल मोल लिखूंगा, तो अब देखो मान लेता हूँ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू इसका अल्फा है, तो 1 से निकलेगा कितना, 1 से निकलेगा अल्फा, तो n से कितने निकलेगा n अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा n माइनस n अल्फा। अब जो यहाँ से निकल रहता है इसी के हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो 1 मोल से 1 मोल तो n अल्फा से ये कितना बनेगा n अल्फा, 1 मोल से 1 मोल तो n अल्फा से कितना बनेगा ये n अल्फा। अब अगर 1/2 फैक्टर यहाँ लिखूं तो 1/2 फैक्टर क्या होता है फाइनल मोल डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल। फाइनल मोल देखो क्या हो गया n माइनस n अल्फा प्लस n अल्फा और प्लस n अल्फा और पूरे का डिवीजन इनिशियल मोल कितना है ये कैंसिल हो गया। अब इसको अगर डिवाइड कर दो तो ये देखो क्या हो जाएगा 1 और प्लस अल्फा बाई n, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। तो ये तुम्हारी वैल्यू देखो क्या आ गई 1/2 फैक्टर कितना हो गया 1 प्लस अल्फा बाई n, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से, ठीक ना, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे आई की वैल्यू अब इसको कुछ रख दिया जाए भाई, है ना। तो 1/2 फैक्टर ये आ गया तुम्हारा, देखो ध्यान से दोनों कंपेयर कर लो तो i इज इक्वल टू देखो क्या मिल गया 1 प्लस अल्फा बाई n। तो i की वैल्यू तुम्हारे पास है 1.041, ठीक ना, इक्वल टू 1 प्लस अल्फा पता करना है और n तुम्हारे पास है कितना है 0.0106। यहाँ से आप क्या करिएगा अल्फा सॉल्व कर लीजिएगा। तो अल्फा जब सॉल्व कर लेंगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना, ये तुम्हें दे रखा है। अल्फा की वैल्यू जब सॉल्व कर लोगे तो ये तुम्हें मिल जाएगा 0.041, ठीक है ना, ये आ जाएगा अल्फा 0.041, ठीक ना, ये मिल जाएगा अल्फा। क्वेश्चन को और पढ़ लेते हैं 1/2 फैक्टर एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ठीक है ना। तो ये देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मिल गया, अभी भी क्वेश्चन बना नहीं। अब तीसरे पार्ट में चलते हैं, थोड़ा सा इरेज करता हूं मैं इसको, ठीक है ना। अब देखो हमें क्या बताना है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट तुम्हें लिखना बहुत अच्छे से पता है। डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर एसिटिक एसिड का लिखना है तो किसका कंसंट्रेशन देखो CH3COOH माइनस का कंसंट्रेशन इनटू H+ का कंसंट्रेशन और पूरे का डिवीजन किसका कंसंट्रेशन देखो एसिटिक एसिड का कंसंट्रेशन। अब तो कोई समस्या है नहीं, ये कितना है देखो n अल्फा, ये भी कितना है देखो n अल्फा डिवाइडेड बाय n कॉमन ले लो, ये कितना हो गया 1 माइनस अल्फा, n से n कैंसिल हो गया तो ये क्या हो जाएगा देखो n अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा और इधर से क्या है Ka। सारी वैल्यू पता है, ठीक ना, ये देखो सारी वैल्यू पता है। n की वैल्यू पहले सॉल्व किया था 0.106, अल्फा तुमने निकाल लिया है कितना है 0.041, सब वैल्यू पुट कर देना और अच्छे से सॉल्व कर लेना, डिसोसिएशन कांस्टेंट तुम्हें मिल जाएगा। तो Ka की जो वैल्यू है आप कर लेना घर पे, आंसर आ जाएगा 1.86 इनटू, ठीक है ना, 10 टू पावर -5, ठीक है ना। बहुत अच्छा प्रॉब्लम था, आई होप ये भी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो एक बार रिवाइंड करके दोनों प्रॉब्लम के जरूर देख लेना, बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम थे अपने आप में ये।
बातें ध्यान में रखे रहो। टेम्परेचर जो है ना वो कैसे वेपर प्रेशर पे डिपेंड करता है, तो उसका एक फार्मूला है LNP ln RT वॉल्यूम फाइनल, ठीक ना, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन माइनस डिवाइडेड बाय RT। ये फार्मूला आपसे पूछा हुआ है, इसलिए ये इस फार्मूले को थोड़ा दिमाग में रखे रहिए, ठीक है ना। तो ये भी वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने का एक फार्मूला है। बाकी दूसरा देखो क्लैसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन पहले ही मैंने बताया था। इस क्लैसियस क्लैपेरॉन का डिफरेंशियल फॉर्म मतलब क्या करो, टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर दो तो dp/dt हो जाएगा, और टोटल प्रेशर यहाँ से P और डेल्टा H भी ये तो सब सेम ही रहेगा, और R कांस्टेंट हो गया, ये क्या हो जाएगा t²। तो डिफरेंशियल फॉर्म हो गया तुम्हारा क्लैसियस क्लैपेरॉन का। फिर अगला है तुम्हारा लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है ना। लॉज ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, इसको थोड़ा अलग से हम लोग देख लेते हैं। तो जो वान ठाप थे ना, वान ठाप ने क्या किया था, ये वान ठाप ने एनालाइज किया था। लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर किसने दिया था, तो सिंपल था, आप याद करिए कि वान ठाप ने, किसने दिया था, वान ठाप ने, ठीक है ना। तो वान ठाप ने देखो क्या एनालाइज किया था कि जो आपका आइडियल गैसेस होती है, मतलब जो तुम्हारा आइडियल गैसेस होता है, ठीक ना, आइडियल गैसेस और आइडियल सॉल्यूशन में बहुत ज्यादा सिमिलरिटी होती है, ठीक ना। आइडियल सॉल्यूशन हैव क्वाइट सिमिलर प्रॉपर्टी। इन दोनों के पास क्या होता है, वान ठाप ने क्या ऑब्जर्व किया, पहले ये देखना, वान ठाप ऑब्जर्व दैट, ठीक है ना, कि जो आइडियल गैसेस है जो आइडियल सॉल्यूशन है दोनों के पास है क्वाइट सिमिलर प्रॉपर्टी। क्या होता है, क्वाइट सिमिलर प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो सबके पास क्या होती है, इनके पास प्रॉपर्टीज सेम होती है, ठीक ना, क्वाइट सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो इसने क्या किया, इस प्रॉपर्टीज सिमिलर होने की वजह से, ठीक ना, इसने क्या किया कि जो बॉयल्स जो है लॉ है और जो चार्ल्स लॉ आपने आइडियल गैस के लिए पढ़ा था उसके केस में इसने क्या किया था, हेंस, ठीक है ना, ही रिप्लेस्ड, क्या करता है ध्यान से, ही रिप्लेस्ड प्रेशर, याद रखे रहो, रिप्लेस्ड प्रेशर बाई ऑस्मोटिक प्रेशर, अच्छे से याद रखे रहना, रिप्लेस्ड बाई ऑस्मोटिक प्रेशर। किसमें रिप्लेस होगा ये, इन बॉयल्स लॉ, ठीक है ना। तो बॉयल्स लॉ में क्या करेगा कि प्रेशर को रिप्लेस करेगा ऑस्मोटिक प्रेशर से, एंड, ठीक है ना, वॉल्यूम बाई ऑस्मोटिक प्रेशर इन, बोलो किसमें, चार्ल्स लॉ में। तो ये जब दोनों को रिप्लेस कर देगा तो अब देखो ध्यान से, आपको मिलेगा क्या, दो लॉ मिल जाएंगे। एक मिल जाएगा वान ठाप बॉयल्स लॉ, और एक क्या मिल जाएगा, वान ठाप चार्ल्स लॉ। तो फर्स्ट लॉ हम लोग रीडिंग बना लेते हैं, देखना, वान ठाप बॉयल्स लॉ। तो वान ठाप बॉयल्स लॉ क्या है, ये जरा ध्यान से देखा जाए। तो वान ठाप बॉयल लॉ की हम लोग बात करते हैं। तो अब देखो जहां पे प्रेशर था वहां पे क्या करना है तुम्हें, वहां पे तुम्हें लगा देना है ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, देखो क्या था तुम्हारा, वॉल्यूम। अब देखना ध्यान से, अगर मान लो इसको और लिखना चाहूं, ये क्या है, मोल एक्चुअली में, तो ये देखो क्या हो जाएगा, N/V के बराबर। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकता हूं मैं, कैपिटल C के बराबर, या देखो क्या लिख सकता हूं, पाई इंटू V इक्वल टू क्या हो गया, कांस्टेंट, ठीक है ना। तो यही क्या है, वान हाफ बॉयल्स लॉ, यही लॉ क्या है तुम्हारा, वान हाफ बॉयल्स लॉ, ठीक है ना। तो मतलब मैं बोल सकता हूं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड, ठीक है ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डेफिनेशन अगर बोले व्हाट इज द वान हाफ बॉयल्स लॉ, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये वर्ड जोड़ देना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोल भी कर दिया जाए, एंड कांस्टेंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड मोल ऑस्मोटिक प्रेशर कैपिटल P डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर हो गया ना। अभी देखो मोल को क्या करना है, कांस्टेंट करना है, तो ये हम लोग जो है डायरेक्ट C लिख देते हैं, 1/3 को हम लोग डायरेक्ट C लिख देते हैं। तो क्या हो गया, देखो एट कांस्टेंट टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो फर्स्ट लॉ आपको ये समझ में आ गया होगा। सेकंड हम लोग देखते हैं, ठीक ना, वान हाफ चार्ल्स लॉ, ठीक ना, वान हाफ, और कौन सा लॉ देखो, चार्ल्स लॉ, वान हाफ चार्ल्स लॉ। तो वान हाफ चार्ल्स लॉ क्या है, इसको देख लिया जाए। तो वान हाफ चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या है, देखो जो भी तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ठीक ना, एट कांस्टेंट, अब वही जो वॉल्यूम था उसके प्लेस पे हमें ऑस्मोटिक प्रेशर लिखना है, तो क्या लिखेंगे मैं, एट कांस्टेंट, बोलो एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट क्या करूंगा मैं, प्रेशर के प्लेस पे किसको रिप्लेस किया, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो एट कांस्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर ऐसे बोलूंगा मैं, एट कांस्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब वॉल्यूम के प्लेस पे क्या लिखूंगा मैं, पाई, ऐसे लिख दिया जाए।
ठीक ना। तो एट कांस्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक ना, एट कांस्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है एट कांस्टेंट, बल्कि एट कांस्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं, एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऐसा बोला जाए, एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ये वर्ड डाला जाए, एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन, एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, यानी पाई बाई टी इक्वल टू क्या मिलेगा तुम्हें कांस्टेंट। तो ये है तुम्हारा चार्ल्स 1/2 चार्ल्स लॉ, और ऊपर वाला क्या हो गया तुम्हारा 1/2 बॉयल्स लॉ, ठीक है। तो ये है आपका सॉल्यूशन के चैप्टर की कंप्लीट थ्योरी, सारे न्यूमेरिकल, सारे टाइप के प्रॉब्लम, ठीक है ना। बाकी इसके प्रॉब्लम की सीरीज आपको मिल जाएगी, है ना। एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज एग्जाम्पलर इन टेक्स्ट हैं उसका सोल्यूशन मैं हैंड रिटन लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप अच्छे से देख लीजिएगा। और बाकी मैं अच्छे प्रॉब्लम की सीरीज बनाऊंगा, ठीक है ना, वो सीरीज आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। रैंक बूस्टर करके वो सीरीज रहेगी जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ, मतलब हर चीजें उसमें आ जाएगा, हर चीज का एक पैटर्न रहेगा, तो आपको बहुत अच्छे से चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो अगला टॉपिक हम शुरू करेंगे सॉलिड स्टेट। यहाँ तक के चैप्टर को अच्छे से, मतलब सोल्यूशन अब हो गया द एंड, ठीक ना। मैं सोल्यूशन के साथ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ यहाँ लिख देता हूँ द एंड, मतलब ये चैप्टर हो गया क्लोज, ठीक है ना। ये चैप्टर खत्म हो गया है, इसके आगे अब हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है ना, अपना नेक्स्ट चैप्टर। तो यहाँ तक अच्छे से सारे वीडियोस को आप 1 बाय 1 करके देखेंगे तो नो डाउट ये चैप्टर बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक पढ़ते रहिए, नोट्स अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज एग्जाम्पलर जो भी बुक है आपके पास, जो भी स्टडी मटेरियल है, प्लीज उससे क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहिए। थैंक यू।